गेलुसेक का नियम क्या पढ़ेंगे? गेलुसेक का नियम। तो गेलुसेक का नियम क्या है? देखो, इस नियम का जो प्रतिपादन किए थे गेलुसेक ने किया। किसने किया था? जो नाम है उन्हीं के नाम बनाया गया है। तो इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गेलुसेक ने 1808 ईस्वी में किए थे। ठीक। अब यहां पर इन्होंने क्या कहा? समान ताप और समान दाब पर जब गैसें परस्पर संयोग करती हैं तो अभिकारी पदार्थों का आयतन अभिक्रिया से बने पदार्थों के उत्पाद के क्या होता है? उनमें जो अनुपात होता है क्या होता है? एक सरल अनुपात होता है। ऐसे नहीं समझो, लिखो बताते हैं। देखो, इस नियम का प्रतिपादन इस नियम का प्रतिपादन 1808 ईस्वी में गेलुसैक ने किया था या किए थे। इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर समान ताप और दाब पर जब गैसें समान ताप और दाब पर जब गैसें परस्पर संयोग करती हैं, समान ताप और दाब पर जब गैसें परस्पर संयोग करती हैं तो अभिकारी पदार्थों का आयतन ठीक अभिक्रिया से बने पदार्थों के आयतन में एक सरल अनुपात होता है, एक सरल अनुपात पाया जाता है। ठीक, यही है गेलुसैक का नियम। लिख लीजिए, इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर जब गैसें परस्पर संयोग करती हैं तो अभिकारी पदार्थों का आयतन अभिक्रिया से बने पदार्थों का आयतन क्या होता है? एक सरल अनुपात होता है। सरल अनुपात का मतलब यह है, बहुत ध्यान समझो, हम लोग जानते हैं अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है वह दो चीज से बनी होगी। एक होगा उसमें अभिकारक, एक क्या होगा जी? अभिकारक, और एक क्या होगा? उत्पाद। ठीक, सही गलत? एक मिला होगा अभिकारक, दूसरा मिला क्या होगा? उत्पाद। यानी एक मिला होगा प्रोडक्ट, दूसरा मिला क्या होगा? क्या होगा? रिएक्टेंट। इससे क्या बना? प्रोडक्ट। तो गैसे लेना है, क्या लेना है? गैसे। जैसे इसमें कहा गया कि आप जब दो गैसें लेते हैं, मान लीजिए हमें लिए H2 + Cl2 गैस ही है, इससे क्या बनेगा? 2HCl बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, तो गेलुसैक ने क्या कहा? जब दो गैसें परस्पर संयोग करती हैं तो अभिकारी पदार्थों का आयतन, अब बताओ,
हमने गैस के कितने मोल लिए, कितने अणु लिए, कितने आयतन लिए? एक आयतन लिए। कितने लिए? एक। क्लोरीन कितने मोल लिए? एक। भी आगे एक है ना। ये हाइड्रोजन आयोडाइड कितने अणु मिले हमको? 2 मिले। बताओ इन दोनों को ध्यान से देखोगे, इन तीनों में एक सरल रेशियो है। वह रेशियो कौन सा है? एक संबंध है, एक संबंध है 2 का। बताओ यह रेशियो क्या भिन्न वाला है? यह रेशियो क्या दशमलव वाला है? यह कैसा रेशियो है? एक सरल रेशियो है। तो क्या बोले, जब समान दाब और ताप पर गैसें परस्पर सहयोग करती हैं, तो अभिकारी पदार्थों का आयतन और अभिक्रिया से बने पदार्थों के आयतन में क्या होता है? एक सरल अनुपात होता है। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रहा है? ठीक, इधर देखो आगे। बताओ एकदम सही समझ में आया, ऊपर पर समझ में आया? भाई नहीं समझ में आया, मैं और ले रहा हूं। देखो इधर हमें लिया H2 प्लस I2, ये हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन गैस है। इससे क्या बनेगा? 2HI। दोनों गैस ही हैं। तो गैसें ने क्या कहा, जब 2 गैसें, चाहे 2 चाहे 3 हो, समान ताप पर जब गैसें परस्पर सहयोग करती है, मिलती है, जुड़ती है, ठीक, तो अभिकारी क्या होता है? यानी अधिकारकों वाला। तो अभिकारी पदार्थों के आयतन, बताओ कितना आयतन है इसका? कितना मोल है ये? इसे कितना मोल है? अगर एक लिखा है ना, एक। अभिकारी पदार्थों के आयतन और अभिक्रिया से बने पदार्थों के आयतन में, बताओ अभिक्रिया से क्या बन रहा है हमको? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसके आयतन में बताओ क्या सरल अनुपात नहीं है? सरल अनुपात का मतलब ये है उसमें दशमलव भिन्न के रूप में नहीं है। वो क्या है? एक सिंपल रेशियो में क्या पाया जा रहा है? उनमें अनुपात पाया जा रहा है। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण किया जाता है। N2 ये पहला उदाहरण हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा है। N2 प्लस 3H2 से क्या बना? अमोनिया बना। क्या बना? अमोनिया। अमोनिया गैस। बताओ नाइट्रोजन कितने मोल है यहां पर? 1। हाइड्रोजन के, अमोनिया के 2। बताओ तीनों में सरल रेशियो नहीं है? एक संबंध है, 3 संबंध है, 2 है कि नहीं है जी? है। इसी को हम लोग कहते क्या है? सरल अनुपात कहते हैं। तो गेल्सेग ने क्या कहा, जब गैसें समान ताप व दाब पर क्या करती हैं? सहयोग करती हैं, तो अभिकारी पदार्थों के आयतन और अभिक्रिया से बने पदार्थों के आयतन क्या होता है? एक सरल रेशियो पाया जाता है। बताओ पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा? हाँ पड़ा ना। तो उनमें क्या होता है? एक सरल रेशियो पाया जाता है, एक सरल अनुपात पाया जाता है। उठा डालो। आगे हम लोग लास्ट पढ़ेंगे एवोगैड्रो का नियम। क्या पढ़ेंगे? एवोगैड्रो का नियम क्या होगा समझो। इनका नियम बहुत बेहतरीन है। एवोगैड्रो ने अपने नियम का प्रतिपादन कब किया था? 1811 में। कब किए थे? 1811 में। क्या बोले? इस नियम के अनुसार समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब अगर हम 3 कंटेनर है, 3 पात्र हैं, 3 पात्र में 3 कंटेनर में हम अलग अलग गैस लिए हुए हैं, ये पात्र की साइज क्या है? एक है। तो जितना अणु रहेंगे उसमें तीनों पात्र में क्या रहेगा? तीनों पात्रों में अणु संख्या क्या होगी? समान होगी, बराबर होगी। अभी नहीं समझ, पहले लिखो फिर समझाते हैं। लिखो इस नियम का प्रतिपादन सन 1811 ईस्वी में, सन 1811 ईस्वी में एवोगैड्रो कुछ लिख लो ने किए थे। अब नीचे लिखो इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर समान ताप व दाब पर इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतनों में विभिन्न गैसों से देखना विभिन्न गैसों के समान आयतनों में विभिन्न गैसों के समान आयतनों में समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। अणुओं की संख्या समान होती है। अणुओं की संख्या समान होती है। बड़ा खतरनाक नियम था इनका, साहब जी का, समझो क्या था। ठीक, साहब जी ने कहा, क्या कहा, समान ताप हो, टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, और प्रेशर भी क्या हो, कांस्टेंट हो। समान ताप हो, समान दाब हो, समान ताप व दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयतनों में, लेकिन विभिन्न गैसों का आयतन क्या है, समान है। उसमें उन समान आयतनों में अणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर। अभी नहीं समझ, अब समझाता हूं मैं, ध्यान समझो। 2000 ये 3 एक ही साइज के पात्र हैं। 3 क्या है, एक ही साइज के पात्र। ठीक, ये 3 एक ही साइज के पात्र हैं। एक साइज के, मान लीजिए मैंने एक साइज के है तीनों। इसमें भरा गया ऑक्सीजन गैस, इसमें भरा गया हाइड्रोजन गैस, इसमें भरा गया क्लोरीन गैस, और तीनों का ताप और हम कहें दाब क्या है, नियत है। क्या है, नियत, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो आओ गादरो साहब क्या बोले, समान आयतन है, तीनों का आयतन क्या है, आयतन समान होने मतलब ये है इनमें स्थान क्या है, बराबर है। भरने मतलब क्या है, बराबर है। बहुत ध्यान समझना क्या इनका कहने का मतलब है। ठीक, इसमें सब गैसें भरी गई। इसमें कौन सा गैस भरा है, क्लोरीन गैस। कौन भरा है, क्लोरीन गैस। इसमें कौन सा गैस भरा है, हाइड्रोजन गैस। इसमें कौन सी भरा है, ऑक्सीजन गैस। तो एवोगाड्रो साहब ने क्या कहा, समान ताप व दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयतनों में, तीनों का आयतन समान है, अणुओं की संख्या समान होगी। अगर पात्र की साइज सेम है तो जितना अणु इसमें होंगे उतना ही अणु इसमें होंगे, और उतना ही अणु इसमें होंगे। समझे, जितना अणु इसमें होंगे उतना का अणु इसमें, उतना अणु इसमें, यानी अणुओं की संख्या कभी अलग अलग नहीं होगी। हाँ, डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन के जो अणु होंगे वो बड़े हो सकते हैं, बड़े बड़े, उनका डेंसिटी बड़ा, घनत्व ज्यादा हो सकता है। जो हाइड्रोजन का है उसका डेंसिटी कम हो सकता है, कम हो सकता है। इसके अणु छोटे छोटे हो सकते हैं। लेकिन जितने, अगर इसमें 1 करोड़ अणु है, इसमें कितने करोड़ अणु रहेंगे, 1 करोड़ ही रहेंगे। इसमें कितने रहेंगे, 1 करोड़ ही रहेंगे। भले उनका द्रव्यमान क्या हो, बड़ा छोटा हो, लेकिन अणुओं की संख्या क्या होगी, एक समान होगी। और अवोगाद्रो ने कहा भी, समान ताप और दाब पर किसी गैस के 22.4 लीटर में 22.4 लीटर में 6.023 गुणे 10 घाते 23 10 घाते 23 एक तुम्हारी किताब में लिखा गया चीज है। क्या लिखा गया है, 10 घाते 23 क्या होते हैं, अणु होते हैं। सोचो, तो सोच सकते हो 22.4 लीटर में, यानी 22,400 ml में, 22,400 मिलीलीटर में कोई पदार्थ है
22,400 मिलीलीटर में, यानी 22.4 लीटर में, यानी कह सकते हो तो मोटा मोटा 22.5 लीटर में कितने अणु होंगे? 6.023 गुणे 10 घाते 23, गिन नहीं पाओ कभी, असंभव। 10 की घात 23 है, इतना अणु होंगे कितने में? 22.4 लीटर में। यानी अगर आयतन समान रहेगा तो सभी, अगर पात्र की आयतन समान है, उसकी साइज क्या समान है, तो जितना अणु इसमें होंगे उतना अणु उसमें, उतना अणु। हाँ, अणु अगर इसका मात्रा द्रव्यमान ज्यादा तो इसके अणु क्या रहेंगे? थोड़ा बड़े बड़े रहेंगे। हाइड्रोजन थोड़ा हल्की होती है, इसके अणु क्या रहेंगे? छोटे छोटे होंगे। लेकिन अणु संख्या क्या रहेगी? तीनों में ही बराबर रहेगी। आया समझ में? आया समझ में? उधार डालो सारो। आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र। क्या पढ़ेंगे? केमिकल फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? केमिकल फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, पूरा इसी पर सवाल डिपेंड है, ध्यान देना। पूरा न्यूमेरिकलवा इसी डिपेंड है। केमिकल फार्मूला, FORMULAE, फार्मूले लिख लो। एक फार्मूला लिख लो, समझ में आना? रासायनिक सूत्र, इन तीनों के समझ लोगे तुम्हारे सभी प्रश्न हल कराएंगे हम। बहुत सारा सवाल लगवाएंगे। आज थोड़ा लाइट कटी हुई है, ठीक? हाँ, नहीं सवाल लगवाते हैं आज ही, दो ध्यान से तो समझ लो। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? इंपेरिकल फार्मूला क्या, समझो ध्यान से। वह सूत्र जो किसी अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या को प्रदर्शित करती है। फिर से, वह सूत्र जो किसी अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या को प्रदर्शित करती है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। कहते हैं मूलानुपाती सूत्र, ठीक? फिर से, वह सूत्र जो किसी अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या, उसमें उसके कितने परमाणु हैं, परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या प्रदर्शित करती है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? मूलानुपाती सूत्र। आप ध्यान सुनो कैसे। जैसे हमने लिखा एस्टिक अम्ल का सूत्र CH3COOH, इसको मिला के लिखो, बताओ इसमें कितने कार्बन है? पहले तो बताओ। 2 कार्बन है, 1 2, कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। अभी ये मूलानुपाती सूत्र नहीं होगा। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या। यानी अगर एक कट रहा है तो काटेंगे, बताओ इस समय अगर हम 2 से काटेंगे तो कटेगा नहीं? कटेगा, कटे ना? बताओ, 2 का नाम, 2 दूनी 4, 2 का नाम 2, क्या बचा? बताओ CH2O, तो ए है एस्टिक अम्ल का क्या? मूलानुपाती सूत्र। यानी उस अणु का, उस सूत्र का सबसे सरलतम रूप, समझे? किसी दिए गए यौगिक यानी सूत्र के फार्मूले का सबसे सरलतम रूप, जिसके बाद वह हल काट ना पाओ, उसको अपेक्षिक संख्या। वही क्या है? परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या। तो हम लोग कहते क्या है? मूलानुपाती सूत्र। यानी इसी से बना हुआ है। अब हमको लिखना हो तो उससे कोई पूछ ले सिलिकेट फार्मूला क्या है, इसमें लगा दो CH2OL लगा दो। अब यानी क्या है? इसमें 2 से गुणा कर दो तो बन जाएगा C2H4O2। तो जितना हमको एस्टिक अम्ल का फार्मूला लिखना हो, अम्ल से संबंधित किसी फार्मूला लिखना हो, बस 2 लिख दिए तो एस्टिक अम्ल बन गया, 3 लिख दिए क्या हो गया? प्रोपेनोइक अम्ल बन गया, 4 लिख दिए क्या बन गया? हाँ, ब्यूटेनोइक अम्ल बन गया, 5 लिख दिए क्या बन गया? यहाँ पर पेंटेनोइक अम्ल। किसी चीज का फार्मूला बना सब तुम बनाते चले जाओ। बताओ पढ़ रहा नहीं पढ़ने पड़ रहा है? पढ़ रहा है ना? जैसे मान लो हमें लिखा फार्मिक अम्ल क्या होता है? HCOOH।